आज हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, WH ऑर्डन के थ्रू लिखा गया। अब WH ऑर्डन, इनका जन्म 1907 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1973 में हुआ था। हु वन द प्लिट्जर प्राइज इन 1948? हमारे कवि जो थे WH ऑर्डन, इन्होंने प्लिट्जर प्राइज मिला था इनको 1948 में फॉर हिज कलेक्शन, इनके कलेक्शन के लिए द एज ऑफ एंग्जाइटी। द एज ऑफ एंग्जाइटी जो है एक बुक है जो हमारे ऑथर के थ्रू लिखा गया था और इनको इसी के लिए प्लिट्जर प्राइज मिला था 1948 में। वॉज अ पोएट जो है वॉज अ वर्सेटाइल एंड इंटेलेक्चुअली वेगरस पोएट। हमारे जो पोएट थे वो बहुत ज़्यादा गुणी व्यक्ति थे, बहुत ज़्यादा उनके अंदर आइडियाज़ था, बहुत ज़्यादा आइडियाज़ से फुलफिल थे, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन थे। यहाँ इंटेलेक्चुअली वाइग्रस पोएट मतलब होता है बौद्धिक दृष्टि से वो बहुत ज़्यादा ही बुद्धिमान व्यक्ति थे, बहुत ज़्यादा समझदार व्यक्ति थे। वो वर्स ड्रामेस्टिक थे, वो अपने पोयम को ड्रामा में लिखते थे, ड्रामा को पोयम के थ्रू में लिखते थे, राइम्स के थ्रू में लिखते थे, राइम्स की लैंग्वेज में लिखते थे। क्रिएटिव ट्रांसलेटर, वो बहुत ज़्यादा ही ट्रांसलेट करते थे, कोई भी चीज़ को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते थे या फिर कोई भी पोयम को वो अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके लिख देते थे। एंड एडिटर, अब वो एडिटर भी थे, पत्रकार भी थे, न्यूज़पेपर ये सब छापने का भी काम बहुत अच्छे से जानते थे। पोएट्री टू हिम वॉज अ सीरियस गेम। पोएट्री जो था, कविता लिखना उनके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस गेम था, वो बहुत ज़्यादा फोकस थे पोएट्री को लेकर, उनके लिए मजाक नहीं था पोएट्री, बहुत ज़्यादा सिंसियर थे, बहुत ज़्यादा ही डेडिकेटेड थे अपने पोएट्री को लेकर। विच शुड डिपेंड पीपल्स सेल्फ अवेयरनेस, वो जो उनका जो पोएट्री था वो आदमी के अंदर जागरूकता पैदा करता था, जागरूक बनाता था इंसान को, इंसान बहुत ज़्यादा जागरूक हो जाता था उनका पोएम सबको पढ़ के। बट इट शुड इन नो केस डायरेक्टली अफेक्ट मैंस पॉलिटिकल और रिलीजियस चॉइस। और जो हमारे पोएट WH ऑर्डन थे, वो उनका पोएम डायरेक्ट इफ़ेक्ट नहीं करता था किसी भी पर्सन को चॉइस के लिए। कोई भी पर्सन अगर पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है तो उनके चॉइस को इफ़ेक्ट नहीं करता था डायरेक्टली, और ना ही कास्ट पे इफ़ेक्ट करता था यहाँ रिलीजियस चॉइस। और कोई भी पर्सन इफ़ेक्ट नहीं होता था डायरेक्ट कास्ट के बेसिस पे, धर्म के बेसिस पे और अपने नेता चुनने के बेसिस पे। पॉलिटिक्स चॉइस जो था, कोई भी पोएम पढ़ के कोई भी पर्सन इफ़ेक्ट नहीं होता था। His early poem exhibit his interest in political affair and ideas, but his late, उनका बहुत सारा पहले का पोएम था जो इंटरेस्ट जगाया था पॉलिटिकल अफेयर में और आइडियाज़ में, बहुत ज़्यादा ही इफ़ेक्टिव था पॉलिटिक्स ये सब में, अफेयर्स ये बहुत ज़्यादा था। पोएम्स आर ओवरली क्रिश्चियन एंड मोर पर्सनल इन टोन। उनका जो पोएम था क्रिश्चियनिटी में बहुत ज़्यादा था, वो क्रिश्चियन लैंग्वेज में लिखते थे और पर्सनल जो आदमी होता है उसको पर्सनल लैंग्वेज में लिखते थे। पर्सनली हर आदमी का प्रत्येक एक अपना पर्सनल व्यू होता है, हर एक आदमी अपने आप में एक अलग व्यू रखता है, अलग सोच रखता है। तो जो हमारे कवि थे वो पर्सनल व्यू में रखते थे, वो पर्सनल चीज़ों को ज़्यादा लिखा करते थे जो आदमी को पर्सनलाइज करता था। एज अ टेक्नीशियन ऑर्डन exposed a variety of stanza. As a technician, Auden explored a variety of stanza and forms of meter. हमारे जो पोएट WH ऑर्डन थे वो टेक्नीशियन, वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें करते थे, बहुत ज़्यादा टेक्निक चीज़ यूज़ करते थे। उन्होंने अपना स्टाइल में स्टेंजा बनाना शुरू कर दिया था, अपने स्टाइल में वैरायटी, बहुत सारे स्टाइल में स्टेंजा बनाना शुरू कर दिया था। पोएम का जैसे स्टेंजा होता है, पैराग्राफ में हम लोग लिखते हैं, उस टाइप का वो अपने स्टाइल में लिखा करते थे।
एंड फॉर्म मीटर्स, और उनको अपने अपने पोयम में और बुक में लिखना शुरू कर दिए थे अलग अलग स्टाइल से, और वो अपना खुद का स्टाइल बनाते थे लिखने का। ही हैड अ पैशन फॉर अ वर्ड क्वाइनिंग एंड यूजिंग एर्काइक वर्ड। हमारे पोएट में बहुत ज़्यादा पैशन था, वो बहुत ज़्यादा पैशनेटेड थे, डेडिकेटेड थे, और उनको चाहत था कि वो अपना वर्ड बनाए, और हमेशा वो पुराने वर्ड यूज़ करते थे, ओल्ड इंग्लिश किया करते थे। अर्काइक वर्ड, ओल्ड इंग्लिश वर्ड यूज़ करते थे अपने पोएम में लिखने के वक्त, और हमेशा बोल चाल के भाषा में भी वो ओल्ड इंग्लिश यूज़ करते थे, विच मेक हिम एट अ टाइम डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। और इसी वजह से W.H. ऑडेन का जो पोएम था बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता था समझने में। ही लेफ्ट इंग्लैंड एज अर्ली एज 1939 टू सेटल परमानेंटली इन द यूनाइटेड स्टेट्स। उन्होंने 1939 में इंग्लैंड को छोड़ दिया था, और वो जाके परमानेंटली सेटल हो गया था यूनाइटेड स्टेट्स में। ऑडेन वर्क्स इज़ डिवाइडेड इनटू द ब्रिटिश एंड अमेरिकन फेज। हमारे जो ऑथर थे W.H. ऑडेन, उनका वर्क डिवाइड था ब्रिटिश में एंड अमेरिकन फेज में। वो ब्रिटिश फेज में भी वर्क करते थे और अमेरिकन फेजेस में भी वर्क करते थे। यहाँ कहने का मतलब है कि वो ब्रिटिश लैंग्वेज भी यूज़ करते थे और अमेरिकन लैंग्वेज भी यूज़ करते थे। तो इनका वर्क जो था, जो इनका काम जो था, वो ना डिवाइड हो चुका हुआ था। द नोटेबल वर्क्स ऑफ द इंग्लिश फेज आर द ओडोरेटर्स, द डांस ऑफ डेथ, लुक, स्ट्रॉन्गर, स्पेन एंड अनदर टाइम। इनका जो वर्क था, ये जो वर्क करते थे, जो पोएम लिखा करते थे, जो बुक था, उन्होंने ओडोरेटर, उनका जो इंग्लिश फेज था, इंग्लिश फेज में उन्होंने लिखा था द ओडोरेटर, ये बुक सबका नाम है, द ओडोरेटर्स, द डांस ऑफ डेथ, लुक, स्ट्रेंजर, स्पेन एंड अनदर टाइम। ये सब इनका जो बुक था, ये बहुत ज़्यादा फेमस बुक हुआ करता था उस टाइम का, और इस बुक में वो इंग्लिश फेजेस में यूज़ करते थे। द नोटेबल वर्क ऑफ द अमेरिकन फेज इंक्लूड्स, और ये यहाँ पे जो उनका वर्क जो था अमेरिकन फेज में, वो इंक्लूड होता है न्यू ईयर लेटर इनका बुक था, फॉर द टाइम बिगनिंग, द एज ऑफ एंग्जाइटी, और एज ऑफ एंग्जाइटी में ही इनको यहाँ पे प्राइज़ मिला था 1948 में। एंड द स्लाइडर ऑफ अर्कलीज, ये इनका फेमस बुक था जो अमेरिकन लैंग्वेज में लिखा करते थे। वो इंग्लिश लैंग्वेज में ये सारे बुक हैं, डांस ऑफ डेथ, लुक, स्ट्रेंज, स्पैन, अनदर टाइम, और अमेरिकन फेज में जो अमेरिकन लैंग्वेज में ये सारे बुक हुआ करते थे, न्यू ईयर लेटर, फॉर द टाइम बिगिंग, द एज ऑफ एग्जाइटी, द चाइल्ड्स ऑफ एचीज, द प्रेजेंट लिरिक, नाउ द लीव्स आर फेलिंग फास्ट। और अभी का जो प्रेजेंट लिरिक था उनका, अभी का जो पोएम था वो था नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इंजेक्ट्स द फ्रस्ट्रेशन। ये जो पोएम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये आदमी के फ्रस्ट्रेशन को डेडिकेट करता है। मतलब फ्रस्ट्रेशन, आदमी किस फ्रस्ट्रेशन में जी रहा है, कितना तंगी लाइफ है इंसान का, उसके बारे में लिखा गया है। इनहेरेंट इन द ह्यूमन लाइफ, ये पोएम हर एक मनुष्य के जीवन के बारे में बताता है, कितना तंगी चल रहा है, कितना आदमी बेबस हो गया है, कितना ज़्यादा बेचैन हो गया है, ये सब के बारे में इस पोएम में बता रहा है। द एस्पिरेशंस डैट आर नॉट फुलफिल्ड एंड द सेंस ऑफ लोनलीनेस, इस पोएम में बता रहा है कि जो एक्सपेक्टेशन है इंसान का, जो आदमी विश्वास करता है, जो सोचता है, जो इंसान को चाहिए होता है, वो सब जब फुलफिल नहीं होता है, वो कभी फुलफिल नहीं होता है। जितना इंसान सोचता है, जितना इंसान मांगता है, चाहता है, वो कभी फुलफिल नहीं होता है। एंड द सेंस ऑफ लोनलीनेस इन विच एवरी इंडिविजुअल लाइव्स एंड डाइज, और अकेलापन में इंसान अकेला रहता है, और इसी में आदमी जीता भी है और इसी में आदमी मरता भी। हर एक आदमी अकेला रहता है एक फेज़, लाइफ के एक फेज़ में, और हर आदमी के साथ भी रहता है, लेकिन ज़्यादातर वक्त इंसान लोनलीनेस में जीता है, अकेलेपन में जीता है, और इसी तरह लाइफ आती है और जाती है, जिंदा भी रहते हैं लोग और मरते भी हैं। दिस पोएम्स टॉक्स अबाउट फ्रस्ट्रेशन, ये फ्रस्ट्रेशन के बारे में लिखा गया है। इस पोएम में फ्रस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है, कितना आदमी परेशान है, कितना प्रॉब्लम से घिरा हुआ है। इनहेरेंट इन द ह्यूमन लाइफ, इंसान के लाइफ में कितना प्रॉब्लम है, कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है, कितना तंगी चल रहा है, कितना आदमी प्रॉब्लम से घिरा हुआ है।
In this poem, author says that all aspirations are not fulfilled. इस पोएम में ऑथर बताते हैं कि इंसान का जितना चाहत है वो कभी फुलफिल नहीं होता है। किसी का डिमांड रहता है, मुझे ये चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे बंगलो चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो कभी फुलफिल नहीं होता है। इंसान का कभी चाहत ख़त्म होता ही नहीं है। एंड इन लोनलीनेस एवरी इंडिविजुअल एंड डाइज, और इसी कारण अकेलापन होता है इंसान की ज़िंदगी में, अकेलापन रहता है, वो अकेला से जीता है, मायूस रहता है, और इसी तरह हर आदमी आता है, जन्म लेता और मर जाता है इसी दौरान, और कभी चाहत ख़त्म होती ही नहीं है इंसान का। ये है हमारे पोएम का थीम W.H. ऑर्डन के थ्रू जो बताया गया है। अब हम आते हैं अपने पोएम में। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। कवि कहते हैं कि अब जो है पेड़ की पत्तियां बहुत जल्दी जल्दी गिर रही हैं, बहुत ये जो पत्तियां बहुत जल्दी जल्दी झड़ रही हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी गिर रही हैं। नर्स फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, नर्स फ्लावर्स जो होती हैं, जो बड़े से वृक्ष होती है उसके छोटे छोटे उसके नीचे जो पेड़ पौधे होते हैं उसको नर्स फ्लावर बोलते हैं। तो कवि कहते हैं कि नर्स फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, अब नर्स फ्लावर जो है वो ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेंगे, वो भी मृत्यु की ओर जा रहे हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्स फ्लावर्स विल नॉट लास्ट। जो पत्ते वो बहुत जल्दी जल्दी झड़ रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी गिर रहे हैं। यहाँ पे जो कवि हमारा ज़िंदगी को मृत्यु की तरफ इशारा किए हैं कि जो हमारी ज़िंदगी है मृत्यु की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है। पत्ते धीरे धीरे गिर रहे हैं, वैसे ही हमारी ज़िंदगी धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ रही है। यहाँ पे पेड़ पौधा का एग्जाम्पल देते हुए कवि कहते हैं और बोल रहे हैं कि जिस तरह पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, पत्ते झड़ रहे हैं, जो पेड़ है वो वृक्ष रहित हो रहा है, पत्ते रहित हो रहा है, जिस तेजी से पत्ता पेड़ से गिर रहा है उसी तरह हम लोग भी मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। उसी तरह हम लोग का भी मृत्यु काल बहुत नज़दीक आ गया है। एंड नर्स टू बी ग्रेप्स आर गोन, ग्रेप्स का मतलब होता है कब्र, और जो ये जो पेड़ पौधे हैं वो कब्र में जा रहा है, मृत्यु की ओर जा रहा है। एंड द पाम्स गो रोलिंग ऑन, पाम्स का मतलब होता है कि बच्चे का खिलौना जो होता है, और यहाँ पे कवि बच्चे का खिलौना को हमारी ज़िंदगी से कनेक्ट किए हुए हैं, ज़िंदगी से तालमेल करके बता रहे हैं कि जिस तरह जो पत्ते झड़ रहे हैं, जिस तेज़ी से पत्ते झड़ रहे हैं, जिस तरह पेड़ पत्ते रहित हो रहे हैं, और जिस तरह जो नर्स फ्लावर है वो ख़त्म हो रहे हैं, उसी तरह हमारी ज़िंदगी भी मृत्यु की ओर चली जा रही है। जिस तरह जो नर्स फ्लावर है वो कब्र में जा रहा है, उसी तरह हम लोग भी मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं दिन पर दिन। और हमारी जो ज़िंदगी है एक खिलौने की तरह है, खिलौना जो गुड़क रोलिंग मतलब होता है यहाँ पे गुड़कना, तो जो हमारा ज़िंदगी है वो भी गुड़क रहा है, और किसकी तरफ गुड़क रहा है, तो मृत्यु काल की तरफ गुड़क रहा है। तो कवि का मेन उद्देश्य यही है कि बता रहे हैं इस स्टेंजा से कि जिस तरह पत्ते झड़ रहे हैं, जिस तरह पत्ते गिर रहे हैं, नर्स फ्लावर जिस तरह ख़त्म हो रहे हैं, उस तरह हमारी ज़िंदगी भी अब मृत्यु की ओर जा रही है। जिस तरह नर्सेस फ्लावर का पेड़ है, पौधा है, वो कब्र में जा रहा है, हम लोग भी एक दिन कब्र में जाएंगे, और जो हमारा जो ज़िंदगी है वो भी रिसाइकिल होगी, एक बार आएगी और एक बार जाएगी, और हम लोग का भी ज़िंदगी गुड़क रही है। अब हम आते हैं अपनी सेकेंड स्टेंजा पे। विस्पेयरिंग नाइबर्स लेफ्ट एंड राइट, यहाँ पे विस्पेयरिंग नाइबर्स का मतलब है जो मैसेंजर ऑफ डेथ, यहाँ पे बोला जा रहा है मैसेंजर ऑफ डेथ, मृत्यु दूत जो बोलते हैं उसको विस्पेयरिंग नाइबर बोल रहे हैं। तो कवि कहते हैं विस्पेयरिंग नाइबर्स लेफ्ट एंड राइट, जो हम कवि बता रहे हैं मैसेंजर की जो डेथ है, मृत्यु दूत जो है हमारी दाएं और बाएं हैं। प्लग और फ्रॉम द रियल डिलाइट, प्लग का मतलब होता है तोड़ना, अलग करना, किसी से जुदा करना। तो कवि कह रहे हैं कि जो हमारे मृत्यु का जो दूत है, जो मैसेंजर ऑफ डेथ है, मृत्यु दूत है, वो हमारे दाएं और बाएं हैं, और वो हमें जुदा कर रहे हैं, तोड़ना चाहते हैं, यहाँ पे तोड़ना चाहते हैं, हमें जुदा करना चाहते हैं। यहाँ
कवि कनेक्ट किए हैं हम लोग को अपनी मृत्यु से, अपनी फैमिली से, अपनी खुशी से। तो यहाँ पे हम जुदा करने का मतलब है, जुदा जो कह रहे हैं कवि, वो हम लोग खुश रहते हैं कब, जब अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। तो जब मृत्यु दूत आएगी, तो हम लोग कैसे जुदा होंगे, अपनी फैमिली से जुदा होंगे। जब हम लोग खुश रहते हैं तो अपनी फैमिली के साथ खुश रहते हैं, तो हम लोग उस समय जुदा हो जाएंगे। तो despairing neither left and right plucked from the real death and the active hands must freeze। freeze का मतलब होता है जम जाना, एकदम एक जगह रह जाना, स्टॉप हो जाना। lonely on the separate knees, knees का मतलब होता है घुटना। तो कवि का कहने का मतलब यहाँ पे है, कवि हम लोग को बताते हैं कि जब मृत्यु दूत आएगी, जब मृत्यु दूत होगी, वो हमारे दाएं बाएं तो हैं और वो हमें जुदा भी कर रही हैं। तो कवि कहते हैं मृत्यु दूत हमें जुदा कर रहे हैं, प्लग कर रहे हैं, हमारे वास्तविक खुशी से जुदा कर रहे हैं। जैसे हम अपने फैमिली परिवार में हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, पर ये मृत्यु दूत हमें अपने फैमिली से ही दूर कर रही है, हमें अलग कर रही है, हमें दुख हो रही है। हमारा जो सिक्के हाथ है, जो फ्रीज हुआ हुआ हाथ है, जो अब ठंडा पड़ गया है, अब पड़ जाएगा, ठंडा हो जाएगा। कब कोई चीज़ ठंडा पड़ता है, जब मृत्यु आ जाएगी, जब हम मृत्यु को पा लेंगे, तब हमारा जो हाथ है वो फ्रीज हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। और ये हाथ हमारे घुटना पे जाकर रह जाएगी, घुटना पे जाके हो जाएगी, घुटना पे रह जाएगी, और हम लोग मृत्यु के आघोष में खो जाएंगे, गुम हो जाएंगे, समा जाएंगे। मृत्यु का जो आघोष होगा उसमें समा जाएंगे। तो कवि यहाँ बताते हैं कि हमारे आसपास दाएं बाएं जो मृत्यु दूत है वो हमें जुदा कर रही है, हमारी खुशी से जुदा कर रही है, अलग कर रही है, और हमारे जो हाथ है उसको जमा रही है। हमारा हाथ जम जाएगा, जब हम मृत्यु हो जाएगी हमारी, तब हमारे हाथ जम जाएंगे, और फिर हमारा हाथ जो हमारे घुटनों पे जाके रह जाएगी, घुटनों तक ही रह जाएगी, और हम लोग मृत्यु के आघोष में समा जाएंगे। आज के लिए इतना ही, आगे का पार्ट दूसरे वीडियो में आएगा, लेक्चर 2। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।